एबीपी न्यूज के हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया और वहीं से आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें संदेश बड़ा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के लिए था। पाकिस्तान को कड़ा संदेश लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया। पीएम की तरफ से कहा गया, हमारा देश कई दशकों से आतंकवाद को झेलता आया है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया। हमने अब एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। आतंकवादियों और उनको पालने पोसने वालों को हम अलग अलग नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ संदेश दिया गया। इसके बारे में आपको आगे और विस्तार से बताएं, उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आज सवेरे का जो कार्यक्रम रहा है, स्वतंत्रता दिवस समारोह का ये कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से राष्ट्रपिता को नमन करके आज के दिन की शुरुआत की। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए, और फिर वो मौका आया, ऐतिहासिक मौका जिसे आप कह सकते हैं, 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया है। और देखिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, हर ओर ऑपरेशन सिंदूर के चर्चे थे, ऑपरेशन सिंदूर छाया हुआ था। और जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वो संबोधन किया, तो उसमें संदेश सीधा पाकिस्तान के लिए था कि भारत अब आतंकवादियों और आतंकवादियों को पालने पोसने वालों को अलग करके नहीं देखेगा। भारत ने तय कर लिया है, अब न्यूक्लियर वाली धमकियों को हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत नहीं सहेगा। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का 7 मिनट 33 सेकंड का वो हिस्सा मैं सुनाने जा रही हूं, जो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होश उड़ाने के लिए काफी है। सुनिए। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया।
पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। सुना
आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आज गरजे और निशाने पर सीधे सीधे पाकिस्तान था। दो टोक अंदाज में आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संदेश पूरी दुनिया के सामने रख दिया था कि ये न्यू नॉर्मल भारत की तरफ से जो सेट किया गया है, इसमें आतंक और आतंकवादियों को पालने पोसने वालों में भारत फर्क नहीं करेगा और ना ही अब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है पाकिस्तान का वो भारत सहेगा। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आदेश रावल कंसल्टिंग एडिटर हैं पॉलिटिक्स के, और साथ ही आप देख रहे हैं खास राजनीतिक मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शायना एनसी जी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। आपके पास आ रही हूं अतुल जी, और इस सवाल के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आतंकवाद को लेकर संदेश साफ दे रहे थे, निशाने पर पाकिस्तान को ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं गलती पिछली सरकार की भी उन्होंने देश के सामने रखी, वो सिंधु जल समझौते के रूप में कि साहब एक ऐसा एक तरफा समझौता और हम उसको सहते रहे। क्यों? ये कांग्रेस की गलती थी? रोमाना जी, मैं हमारे विदर्भ में एक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज होकर गए। दुनिया उनको जानती थी, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने भारत की बात रखी थी। उनकी एक कविता है, अभंग का हो या फिर देश के प्रति एक समर्पण का, उसके 2 लाइनें में जो है वो सुनाकर यहाँ पर आज के 19वीं स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं जो है वो देश को देना चाहूंगा, और फिर मैं अपनी बात रखूंगा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। आप सभी को, आपके दर्शकों को और भारतवासियों को 19वीं स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब 75 साल के बाद 19वां स्वाधीनता संग्राम बनाते हुए देश का प्रधानमंत्री अगर पिछले सरकार को गाली देता हो, पिछले सरकार की खामियां निकलता हो, तो वो अपने असफलता का बखान करता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिंधु जल संधि सबको पता है, एक मध्यस्थता से हुई थी, और उस वक्त जो भारत की स्थिति थी, भारत को 44 हमारा बर्थ रेट था, 46 हमारा डेथ रेट था। हमारी माताएं जो है 159,000 में से वो बच्चों को जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती थी। देश में ना लोहा बनता था, ना कोल हम निकालते थे, तो केवल और केवल अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए निकाला था। बहुत सारी तकलीफों से हम जूझ रहे थे। तब बांध बनाना कितना संभव था, कितना नहीं था, इसकी जानकारी अगर देश में 11 साल प्रधानमंत्री रहे और करीब करीब 12 साल 13 साल मुख्यमंत्री रहे इंसान को नहीं समझ में आती है, तो वो उस सरकार को दोष दे रहा है जिसने भारत का विभाजन झेला, जिसने खून खराबा झेला, और उसके बावजूद 16% जिस देश की लिटरेसी थी, उस देश के लिटरेसी के साथ आगे बढ़ने का काम किया। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय में खाद के कारखानों से लेकर, लोहे के कारखानों से लेकर, तो फिर इसरो का सपना हो, DRDO हो, एम्स हो, इन सारी चीजों का जो रचना की गई थी, उस रचनात्मकता को अगर इस देश के प्रधानमंत्री भूल जाते हैं तो वो बेईमानी करते हैं अपने पूर्वजों से जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान। लेकिन अतुल जी, आप कह रहे हैं कि वो रचनात्मकता, और वो रचनात्मकता जो है उसका तो जब समय आता है तो जिक्र उसका किया जाता है। सवाल ये है कि अगर पिछले 70 साल में कुछ गलतियां हुई हैं, और वो भी ऐसी गलतियां जो नासूर बन गई हैं, उनका जिक्र अगर किया जाता है, और सिंधु जल समझौता जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया कि साहब एक अन्यायपूर्ण समझौता था, बिल्कुल एक तरफा समझौता था, और उसका अगर आज जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। सुधांशु जी, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई आपको भी सर। सवाल मेरा यह है कि सिंधु जल समझौता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मन से कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि वो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, इस वजह से सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, आज के दिन मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं, और एक ऐसे देश के वासियों को जो आज विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, एक ऐसा देश, ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा जी, एक ऐसा देश जो कि विश्व का सबसे युवा देश है, और एक ऐसा देश जो विश्व की एकमात्र सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता का देश है, एकमात्र ऐसा देश जिसने आज तक किसी पे इन्वेजन नहीं किया है,
एकमात्र ऐसा देश जिसकी क्रूरता की कोई कहानी दुनिया के किसी दूसरे देश के इतिहास में नहीं लिखी हुई है। यह एकमात्र ऐसा देश जिसमें कि सैकड़ों हजारों सालों से चीन से लेकर और अरब तक के लोग पढ़ने के लिए भी आते थे और बाद में लूटने के लिए भी आते रहे, मगर उसके बावजूद एक ऐसा देश जो कि 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में केवल 200 साल छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहा, मींस इट वाज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ, द प्लेस एट विच इट रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। अब हम आज के विषय पे आते हैं। आज भी हम ये सकारात्मक भाव से देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उसमें जो मैं महत्वपूर्ण बात मानता हूं कि हमारा पहला इंडिजिनस चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, और ये ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है। याद करिए इसी गणतंत्र दिवस को जो युआंग ली हैं, फॉक्सकॉन बनाने वाली चिप बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन हैं, उनको पद्म भूषण दिया गया था। अब आप सोचिए चाइना और ताइवान में जिस प्रकार का टसल आ रहा है, ताइवान सबसे ज्यादा चिप्स को सप्लाई करता है। ऐसे में क्या होगा, ताइवान के मन में बात आ सकती है कि हम अपनी यूनिट्स को किसी सुरक्षित जगह ले जा सकते हैं। भारत उनको है संकेत देता है कि आप आइए, और उसके बाद चिप में हम अपना इंडिजिनस चिप डेवलप करते हैं और उसे स्थापित करते हैं। ये वो देश जिसने कि अब सदियों की निद्रा से जगकर पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि अब भारत अपने ऊपर किसी अवांछित अकारण किसी भी आघात को अब सहन करने को तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा न्यू नॉर्मल। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने इसमें क्या कहा, 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की है नौजवानों के रोजगार सृजन के लिए। इसके अतिरिक्त घुसपैठियों को जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, यानी हमारे लोकतंत्र की उदारता का लाभ उठाकर भारत को अंदर से कमजोर और खोखला करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने बताया। और एक और महत्वपूर्ण बात बताई जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में टारगेट रखा था कि 50% टारगेट पूरा होगा 2030 तक, वो 5 साल पहले 2025 में पूरा हो गया। यह भारत के लोगों की क्षमता है। अर्थात क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर मिशन और न्यू चिप फॉर्मेशन से लेकर भारत उठकर खड़ा हो रहा है, और यह वो देश है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम देश है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, आज का एक सकारात्मक पक्ष है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, यह वो देश है जिसको ढूंढने के लिए यूरोप के सारे एक्सपेडिशंस हुए थे। कोलंबस किसे खोजने निकला था? इंडिया को खोजने निकला था। इसीलिए आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन बोलते हैं कि उसे लगा था इंडिया पहुंच गए। पुर्तगाल से वास्को डी गामा किसको खोजने निकला था? भारत को खोजने निकला था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम आज उस स्थिति में दोबारा पहुंच रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बताया इस अमृतकाल के उस दौर में, कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। तो मैं मानता हूं इसको सकारात्मक पक्ष से देखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, विवाद, वाद विवाद, हम लोग 364 दिन बहस करते हैं, 363 दिन, 2 दिन 26 जनवरी 15 अगस्त को मुझे लगता है दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महान राष्ट्र के महान योगदानों को, और मैं पुनः कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने इसी 15 अगस्त से कहा था, हर सरकार ने योगदान दिया अपने तरीके से, बिल्कुल, जिससे जो जो बन पड़ा है वो योगदान दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। तो क्या श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भारत में मैं अतुल जी का रुख करती हूँ। अतुल जी, तो फिर आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा मन दिखाया जाएगा, और जो बात यहाँ पर कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी साहब, वो तो कह रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये कामयाबी के सफर पर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है ना, आप नाकामी की बात कर रहे हैं। ऐसा है रोमाना जी, देश के प्रधानमंत्री जब पूर्व प्रधानमंत्रियों को उनके योगदान के लिए नहीं, गलतियां निकालना और उनको कोसना, इस तरह का भाषण करते होंगे तो ऐसी बात उठती है। सुधांशु जी ने अगर सकारात्मकता दिखाई है तो मैं भी सकारात्मकता दिखाता हूं, और ये होना भी चाहिए। आज स्वाधीनता संग्राम का दिन है, और एक दिन प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का नाम लेते हैं उनके योगदान के लिए, और 364 दिन उनको गाली देने के अलावा कुछ नहीं करते। उनके भाषण में 15-15, 20-20 बार नेहरू जी का नाम आता है। लेकिन चलो सकारात्मकता के लिए सुधांशु जी को मैं बता दूं, दुनिया का 25% व्यापार हिंदुस्तान करता था। आपको यवन प्रिया पता है किसे कहते थे? यवन प्रिया हमारे काली मिर्च को कहते थे। लोगों ने कहा था ये नीरो वॉज फिडलिंग व्हेन रोम वॉज बर्निंग। किस लिए कहा था? क्योंकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा था और उनके यहाँ से इंपोर्ट बहुत कम था। क्या क्या जाता था? मसलिन जाता था, मुर्गा जाता था, यवन प्रिया मसालों के पदार्थ जाते थे, और एक डिबिया में बंद हो ऐसी साड़ी जाती थी, ऐसी कारीगिरी थी। और विज्ञान के क्षेत्र में कितने आगे थे हम। गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने साहित्य में विकास किया, विज्ञान में विकास किया, हमारी लेबोरेटरीज खड़ी हो रही थी। वराहमिहिर ने एक अवकाश संशोधन की लेबोरेटरी की थी, हमने पाई की वैल्यू खोज की थी। शून्य किसी अननोन भारतीय ने निकाला था, लेकिन उसके बाद हम धर्मांधता की तरफ गए।
और धर्मांधता की तरफ गए तो अंधकार युग में सबसे ज्यादा नुकसान अगर मानवीय सभ्यता में किसका हुआ तो भारत का हुआ, और भारत पे आक्रमण हुए और भारत पे गुलामगिरी का जो समय आया उसकी एक में उसका कारण कोई होगा तो समुद्र पार नहीं जा सकते आप। धर्म जो है उसने विज्ञान के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कर लिया था और यही वजह थी हम गुलाम हुए। ये बात सही है, तो इसको भी एक दुरुस्त करना और विज्ञान को पकड़ना हमारा संविधान भी कहता है कि वैज्ञानिक सोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो सरकार का नेतृत्व है तो देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है ना। 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लेकर हम चल रहे हैं उसे हासिल करेंगे। उसी का एक तरीके से आप कह सकते हैं रोड मैप, रूपरेखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई, जीएसटी से लेकर वो नई रोजगार नीति, वो तमाम बातों का जिक्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया अतुल जी, और आत्मनिर्भर भारत, उसी से विकसित भारत का सपना साकार होगा। संकल्प लिया है और इसी से भारत समृद्ध बनेगा, तो दिशा तो सही है। मैं आपको बताता हूं, सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है 1980s में बनाई गई थी। 1983 में सेमीकंडक्टर लिमिटेड जो है वो चंडीगढ़ में बन चुका था। सेमीकंडक्टर का रॉ मटेरियल उसका यूज बड़े पैमाने पर होने की शुरुआत होने की थी, लेकिन जब कंप्यूटराइजेशन के लिए आगे बढ़े, नई इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी राजीव जी ने लाई, नई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव 15 साल का पॉलिसी 1984-1985 में उन्होंने लाया था, तब उसके खिलाफ बैलगाड़ी पर खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी जो है उसकी खिलाफत करते थे। मेरा ये कहना नहीं है, हर गवर्नमेंट इज अ टेम्पररी थिंग। पार्टी कोई भी आती है जाती है, पॉलिसीज में कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है। 1981 में इंडिजीनियस पॉलिसी बनाई गई थी, जो आत्मनिर्भरता जिसको आज कहते हैं आप, वो पॉलिसी 1981 में बनाई गई थी और उसमें आत्मनिर्भरता जो है बढ़ाना और निर्भरता जो है वो कम करना, इसलिए 50 साल के आगे की टेक्नोलॉजी जो उसको सोचा जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम 1961 में कदम रखते हैं, 1969 में उसका इसरो बनता है और हम 1990 तक दुनिया के पहले 3 देशों में स्पेस टेक्नोलॉजी बन जाते हैं। हमने मिसाइल्स बनाए, हमने सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ICBM वहां तक बनाए हमने। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वो मिसाइल मैन कहते हैं। हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 1974 में बनाई और दुनिया को संदेश दिया कि और बुद्धा हंसा एंड बुद्धा स्माइल्स, ये जो हमारा कैप्शन था क्यों था, तो हम एनर्जी में उसका इस्तेमाल किए, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किए, हमने एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में विकास हासिल करने के लिए किए, हमने नील क्रांति की। आज बता रहे आप सेकंड नंबर पे थे, हम बहुत पहले से दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में आगे गए। नील क्रांति किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, येलो रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, वो जो हम तो कहते हैं ना तलन दिलन में। तो मेरा कहना यह है, देखो सकारात्मकता जो सुधांशु ने दिखाई मैं भी दिखाना चाहता हूं। तो देश के प्रधानमंत्री झूठ न कहे, देश के प्रधानमंत्री पिछले सरकारों ने कुछ नहीं किया। 32 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 140 करोड़ तक पहुंच गए। उनको स्वास्थ्य, उनको शिक्षा, ये सारी चीजें पहुंचानी है। और अगर आरएसएस के प्रमुख को ये कहना पड़ता है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो आम लोगों के हक से बाहर चला गया, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने गरीबी से निकाल दिया है, तो ये विरोधाभास जो है ना, जिस विचारधारा को मानते हैं उस विचारधारा ने सामने रख दिया है। चलिए सुधांशु जी आइए, वो कह रहे हैं कि साहब इस बात का श्रेय पिछली सरकार को दिया जाना चाहिए कि वो ठीक है, कम से कम गाली मत दो, ठीक है, कि वो विकास की गाड़ी सर पर दौड़े और 2047 तक भारत विकसित भारत बने, ये जो संकल्प जिसको हमें सिद्ध करना है उसके लिए वो हाईवे जो है तैयार करके पिछली कांग्रेस सरकारों ने दिया है। आइए सुधांशु जी। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए अतुल जी ने जो बात कही मैं उनकी बात में थोड़ा संशोधन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के नेताओं का, मैं विपक्ष के अभी अन्य दलों की बात नहीं कर रहा हूं, जितना सम्मान दिया गया है उतना आज तक भारत के इतिहास में कभी भी किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं दिया। मैं विनम्रता से बताता हूं। श्री PV नरसिम्हा राव तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया कि नहीं बताइए। ये प्रणब मुखर्जी जी आपकी पार्टी के थे और भारत के राष्ट्रपति रहे, उन्हें भारत रत्न दिया गया कि नहीं। मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्हें भारत रत्न मिला कि नहीं मिला। दूसरा बात मैं पूछता हूं, सरदार पटेल तो कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वैसे शायद अगर आपको ध्यान हो तो जब गांधी जी के विरुद्ध बहुत ज्यादा विषय बन गया था कराची कांग्रेस अधिवेशन में 1931 में, जब भगत सिंह जी को फांसी मिलने के बाद, तो संभालने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष एक सत्र में वो भी रहे। उनकी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। आज तक कोई कांग्रेस का नेता जाता नहीं। SC जमीर जी को पद्म अवार्ड मिला, आपके नेता थे। तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला, आपके नेता थे। मगर अफसोस क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस विराट परंपरा के तमाम महान नेताओं में से किसी को स्मरण ही नहीं करना चाहती। वो एक ही परिवार के बियॉन्ड नहीं जाना चाहती, और ये वो परिवार जिसके तीनों प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला, नेहरू जी, इंदिरा जी और
राजीव गांधी, और 3 में से 2 ऐसे थे, नेहरू जी और इंदिरा जी, जिन्होंने अपनी सरकार में अपने रहते हुए, ये भारत रत्न वाली कमेटी का चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होता है, अपनी चेयरमैनशिप से अपनी कमेटी को भारत रत्न दिलाया। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं, अतुल पाटिल जी ने एक अच्छी बात कही, हां 1974 में भारत ने आणविक शक्ति हासिल की थी, पर यह भी जाके चेक कर लीजिए, प्रेसिडेंशियल आर्काइव ड्वाइट आइजनहावर की यह बताती कि 1958 में उन्होंने भारत के राजदूत के माध्यम से नेहरू जी से पूछवाया कि भारत कितने समय में परमाणु बम बना सकता है, तो उन्होंने भाभा से पूछ के कहा 1 वर्ष में, यानी 1959 में भारत परमाणु शक्ति बनने को तैयार था, मगर नेहरू जी ने कहा कि आई बिलीव इन एटम फॉर पीस। उसके बाद अब ये डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं अमेरिकन एजेंसीज के, 1961 में जब अमेरिका को पता चलता है कि चीन परमाणु कार्यक्रम पे काम कर रहा है, तो वो मदद करने को कोशिश करता है कि हम परमाणु बम बना दें ताकि एशिया में आणविक शक्ति एक लोकतांत्रिक देश बने, ना कि एक कम्युनिस्ट देश। तो नेहरू जी ये कह देते हैं कि हम चीन को नाराज नहीं करना चाहते, चीन से प्रतिद्वंदता नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई देश का हित ध्यान रख के किया होगा, पर अगर गलती हो गई तो उसे स्वीकारना चाहिए। और अगर अच्छा काम हुआ, आपके जिन जिन नेताओं ने अच्छा काम किया, सरदार पटेल से लेके और प्रणब मुखर्जी जी से लेके पीवी नरसिम्हा राव तक और मदन मोहन मालवीय तक, हम तो उसको स्वीकार करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने आकर न्यूक्लियर मिशन भारत का दोबारा शुरू किया और रहस्यमय तरीके से केवल 15 दिन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हत्या हो गई और रहस्यमय तरीके से होमी भाभा जी की मृत्यु हो गई। और उसको बाद में जो CIA का आर्काइव्स में, उसमें तो शक होता है कि इस समय किस ढंग की विदेशी शक्तियों का हाथ था। और दूसरी बात जो अतुल जी ने कही, मैं ये कहना चाहता हूं, इस महान काल में हम गुलाम कैसे हुए? माननीय धर्मांधता की वजह से गुलाम नहीं हुए। जब स्वार्थ हावी हो गया कि विदेशी घुसपैठिए हमारी मदद करके सत्ता दे देंगे, जब मीर जाफर को लगा कि अंग्रेज आएंगे और हमें सत्ता मिल जाएगी, इस कारण से अंग्रेज घुसपैठ करने में, सत्ता कब्जाने में सफल रहे। फिर मीर जाफर का क्या अंजाम हुआ सबको पता है। जब जयचंद को लगा कि मोहम्मद गोरी हमारे साथ आएगा और पृथ्वीराज चौहान की सत्ता हट जाएगी, उसके बाद जयचंद के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। इसीलिए जब अलेक्जेंडर आया और राजा अंभी को लगा कि अलेक्जेंडर के चलते मेरी सत्ता रह जाएगी, तो उसके बाद अंभी के साथ क्या हुआ तो वो सबको पता है। इसलिए अतुल जी, हम इसलिए हारे कि एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। और इसीलिए आज डेमोग्राफिक चेंज के इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे लगता है अगर हम ईमानदारी से देखेंगे तो एक बहुत सकारात्मक, सुदृढ़ और दूरदर्शी सोच इस भाषण में दिखाई पड़ती है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है और मैं बस कहना चाहती हूं अतुल जी कि यहाँ पर इतिहास पर ज्ञान को लेकर सुधांशु जी से टक्कर लेना आसान नहीं है। लीजिए, आप धर्मांधता वजह बता रहे थे और उन्होंने बता दिया कैसे वजह जो रही वो घर के भेदियों की रही। और सर, यहाँ एक एक बिंदु पर सुधांशु जी ने विस्तार से जवाब दिया है। वो कह रहे हैं साहब, बात यहाँ पर पुरानी सरकारों की कमियां गिनाने की नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि आगे के लिए सबक लिया जा सके, सीख ली जा सके। आप स्वीकारेंगे गलती तभी आप उसको सुधारेंगे। और साथ ही जो विपक्ष का सम्मान मोदी सरकार नहीं करती है, उसका भी पूरा काला चिट्ठा एक तरीके से सामने रख दिया। उस पर भी ये श्वेत पत्र ले आए सुधांशु जी, कह रहे हैं उठाकर देख लीजिए इतने विपक्ष के नेताओं को और पिछली किस सरकार ने इतना सम्मान दिया। हां, अगर आपका मतलब विपक्ष और कांग्रेस पार्टी से सिर्फ गांधी परिवार से है तो ये तो संकीर्ण सोच फिर कांग्रेस की हो गई ना अतुल जी। ऐसा है कि सुधांशु जी ने अपने तरीके से बात रखी और ये, मैं तो नागपुर में पला बड़ा हूँ, RSS के स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उनकी तो फिलॉसफी रही है कि हमारा बच्चा सबसे होशियार है और ये तो सिगरेट पिएगा, बड़ा होकर गुंडा बनेगा। और जिनको उन्होंने होशियार कहा था वो MR बन के घूम रहे हैं, मैंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करी। ये बड़कपन नहीं है, RSS की ये फिलॉसफी है जिसको आप फॉलो कर रही है। लेकिन मैं अभी कुछ तथ्य सामने रख रहा हूँ। मैंने कहा विज्ञान की साथ छोड़ी हमने, क्योंकि हम शस्त्र वो डेवलप नहीं कर पाए। सबसे पहला मगध साम्राज्य बना वो लोहे की वजह से बना। हमने किसानी में आगे बढ़े हम तो अग्नि और लोहे के शोध से बने हम। तो हमने शस्त्र छोड़ दिए क्योंकि हमने भरोसा धर्म पे किया। धर्म को करना चाहिए, धर्म हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन हमने विज्ञान की साथ छोड़ी। और फितूरी काल तो 1947 तक चलता रहा। किसने मजबूरी की है, कौन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, ये भी सब जो है लोग जानते हैं। इस गलती को मैं मानता हूं ना, हमारे देश के लोग ही थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे जब हम लड़ रहे थे। रही बात नेहरू जी की, 1955 में जब पूरा दौरा दुनिया का करके आए तो राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके नेहरू जी को भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद लिया नहीं था। सुधांशु जी अपना इतिहास जरा करेक्ट कर लीजिए।
मैं तो फिर मेष से लेकर रथों को लेकर अलग अलग शस्त्रों से लेकर क्या क्या संविधान और अनुसंधान हुआ देश में, और 7वीं शताब्दी के बाद हर्षवर्धन आखिरी हिंदू का राजा बोलते हो ना आप, शिवाजी महाराज को, राणा प्रताप को तो भूल जाते हो आप, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद जिस तरह का सैंडविच पीरियड आया और जिस तरह का वैज्ञानिक सोच हमने छोड़ दी, पाए के बल बात आगे बढ़ नहीं सके, जिस शून्य को खोज किया, जिस गणित के लिए हिंदुस्तान नाम का अरेबियन लोगों ने बुक लेके यूरोप को मैथमेटिक्स दिया, वो क्यों खत्म हुआ 7वीं सदी के बाद 1947 तक, ये भी पूरा देश जानता है। ना रेल खोज पाए हम, ना कुछ खोज पाए, और आज देश का जो सबसे बड़ा व्यापारी है ना, उसने छोटी सी सुई भी नहीं खोजी है, केवल और केवल देश के संसाधनों को अपने प्रधानमंत्री दोस्त के हाथ से हथियाने का काम किया, यही किया। अब आपने रही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, तो क्या श्रद्धांजलि दी थी नेहरू जी ने, आप भी याद करोगे इस बात को समझकर। सरदार सरोवर सबसे बड़ा सरोवर का प्रोजेक्ट बना, नर्मदा डैम, उसका नाम जो है ना सरदार सरोवर है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आईसीएस से उसको सिविल सर्विस से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किया था, और उनके नाम से जो है हैदराबाद में पुलिस एकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी कहा जाता है, जहां आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। और जो लबासना है, जहां पर आईएएस का फाउंडेशन कोर्स होता है पूरा, और आईएएस की कंटिन्यू ट्रेनिंग होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, उसका नाम लिखा है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। तो श्रद्धांजलि आप कैसे देते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने भारत रत्न दिया, ये सोचकर दिया आपने कि ताकि कांग्रेस को छेड़ा जा सके, कांग्रेस को बताया जा सके, देखो तुमने कुछ नहीं किया, हमने भारत रत्न दिया, हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने की जो एक मौका दिया था, वो पूरा हमारा मेजोरिटी था। डॉक्टर बाबा साहब हारे चुनाव में, उनको राज्यसभा में हमने लाया, लेकिन आपने हर वक्त गलत, झूठ और कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम किया, क्योंकि आपके पीछे इतिहास नहीं है, हमारे पीछे इतिहास है। आप अपने नेताओं को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पता है उन्होंने क्या किया है। आपको लेने के लिए कांग्रेस का नेता ही लेना पड़ेगा, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही पुतला बनाना पड़ेगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कहते कि वो किसान के कानून मत लाओ, क्योंकि सरदार उनको किसने दी थी? सरदार पदवी बारडोली के महिलाओं ने दी थी, क्योंकि उन्होंने 3 साल तक लगान के खिलाफ आंदोलन किया था। तो इतिहास देश को कैसे रचना है, भाषण देना है या राशन देना है, तो आपने भाषण दिए, कांग्रेस ने राशन दिया। ये अंतर है। और श्रद्धांजलि देने का तरीका, जहाँ पे किसानों की उन्नति की, जहाँ महिलाओं का डेथ रेट कम किया। अतुल जी, आपने भी बराबरी की टक्कर सुधांशु जी को दे दी है। दर्शक भी समझ गए होंगे, आप दोनों ही के पास वो इतिहास की इतनी मोटी मोटी किताबें रखी हुई है ना, कि अगर अब उसके पन्ने पलटने हम लोग बैठ जाएंगे तो फिर समय यूं ही खत्म हो जाएगा। अब आज के संबोधन पर आ जाते हैं। सर मेरे साथ देखिए स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं। सकारात्मकता से शुरू होके वही फिर कांग्रेस को गाली देना, ये सुधांशु जैसे एक अच्छे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। हम सबने मिलकर 70 साल का देश खड़ा किया। मेरे पिताजी के बनियान को अगर गड्ढे थे ना, और आज मैं अगर 10 बनियान का सेट रखता हूं, तो मेरे बाप का उसमें योगदान है। मैं उस योगदान को नकारता हूं तो मैं नालायक हूं, मैं कपूत हूं। नहीं अतुल जी, लेकिन नकार कोई नहीं रहा है ना, इतना गुस्सा नहीं सर। आज स्वतंत्रता दिवस है सर, आज गुस्सा नहीं, आज नाराजगी नहीं सर, आज मुस्कुराहट के साथ थोड़ी सी सकारात्मकता आज बनाकर रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, ठीक है। मैं सीधे जरा आदेश का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आदेश। इतिहास के पन्ने तो खूब पलट लिए गए। आप मुझे बताइए, आज का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो 3 बड़े बिंदु जिसको आप मानते हैं कि आने वाले 2047 विकसित भारत का जो हम संकल्प लेकर चल रहे हैं, और साथ ही अगले 10 साल के लिए एक तरीके से जो रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है आत्मनिर्भर भारत के जरिए विकसित भारत बनाने का, वो कौन से 3 बड़े पॉइंट्स हैं जिस पर हमें चर्चा यहां करनी होगी? देखिए रोमाना, सबसे पहले तो जैसा अतुल पाटिल ने कहा और सुधांशु ने कहा कि हम आज पॉजिटिव बात करेंगे। जितनी पॉजिटिव बात उन्होंने की है मैं उनसे ज़्यादा करूँगा, ठीक है। सबसे पहला रिफॉर्म है जीएसटी रिफॉर्म, जो पीएम ने कहा लाल किले से कि दिवाली के पास जो है वो जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है देश के व्यापारियों के लिए और एमएसएमईज के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए, कि किस तरीके से इस रिफॉर्म के ज़रिए उनको फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि जो अमेरिका को टैरिफ के ऊपर जो जवाब दिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से, वो उसमें 2 चीज़ें हैं कि भारत आत्मनिर्भर है, और दूसरा कि हम किसानों के हितों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार अमेरिका की तरफ से जो 25% टैरिफ लगा पहले, और उसके बाद फिर लगाया गया कि आप रशिया से ऑयल परचेज़ कर रहे हैं और उसको आप फिर ओपन मार्केट में बेच के आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके बाद जो एक संदेश देने की कोशिश की है अमेरिका को, मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात की है पीएम ने, ख़ास तौर पर जब कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये बात की थी अमेरिका में, तो उसका भी एक साफ संदेश देने की कोशिश हुई है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, जो कि बिल्कुल स्वदेशी बात है, वो ये है कि पीएम ने जिक्र किया कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में
जब जेपी नड्डा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि अब बीजेपी सक्षम है, आरएसएस की उन्हें आवश्यकता नहीं है, तब से ये मुझे लगता है कि इनके बीच में वो खटास पैदा हुई, जिसके चलते आज तक भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आरएसएस की अलग चॉइस है और सरकार की अलग चॉइस है, यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की अलग चॉइस है। तो उसको लेके इस बीच में लाल किले से इस बात का जिक्र करना कि 100 साल पूरे हो रहे हैं और ये देश की सबसे बड़ी एनजीओ है विश्व की, तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहिए था और एक मैसेज देना चाहिए था बीसीसीआई को भी कि आप उनके साथ नहीं खेल सकते जो आपका खून बहा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पानी और खून जो साथ साथ बहने की बात है, ये संदेश बीसीसीआई तक ज़रूर गया होगा, क्योंकि इसको लेके देश में एक अलग तरह का गुस्सा है कि ऐसे कैसे पाकिस्तान के साथ कोई मतलब हमारी टीम खेल सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमारे लोगों को मारा जाता है और उसके बाद फिर हम मैच खेलने की बात करते हैं। तो इन सारे रिफॉर्म्स के, इन सारी बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि एक जीएसटी रिफॉर्म जो मुझे लगता है कि दिवाली पे तोहफा मिलेगा, और दूसरा अमेरिका को जो साफ साफ ये बता दिया है कि हम किसानों के हित में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण संदेश मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं सुधांशु जी क्या रुख कर लेती हूँ। सुधांशु जी, अब आरएसएस को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया, कैसे समर्पित एक संस्था है जो राष्ट्र निर्माण में जुटी हुई है, जिस बात का जिक्र यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार कर रहे थे कि साहब वो 2024 और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो इंटरव्यू, जिसके बाद ये माना गया कि तल्खियां आई हैं, तो क्या ये एक तरीके से कोर्स करेक्शन और ये रिश्ते बेहतर करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा सर? मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या कार्य किया है और क्या कार्य कर रहे हैं, इसे समझने के लिए थोड़ी एक अलग दृष्टि की बात चाहिए। संघ के अंदर एक वाक्य प्रयोग होता है, प्रसिद्धि परांगमुख, यानी प्रसिद्धि से विमुख होकर कार्य करने की काम करना। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, भारत में आज एक ऐसा संगठन बताइए जिसमें हजारों प्रचारक कैसे काम कर रहे हो, घर परिवार छोड़ दिया, संपत्ति दान कर दी, विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले ली और अपने घर के आसपास के शहर में नहीं रह सकते, भारत के किसी दूसरे शहर में जाकर पूरी तरीके से इस भाव से रह रहे हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। बता दे मुझे कोई ऐसा हो। अब मैं बताना चाहता हूं, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, एससी, एसटी, गरीब, वंचित। मैं पूछना चाहता हूं, भारत के जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन, अदर देन क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि वो तो आते हैं धर्मांतरण के उद्देश्य से, वनवासी कल्याण आश्रम, अपनी जान जोखिम में काम करने वाला। भारत की दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन, सेवा भारती। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में एक ही संगठन जिसके सबसे ज्यादा स्कूल हैं वो है विद्या भारती, 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर हैं। सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन कौन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सबसे बड़ा धार्मिक संगठन कौन, विश्व हिंदू परिषद। एक बार में 3 शंकराचार्यों को एक साथ 1989 में लाने में सफल हुए थे। फिर चाहे भारतीय मजदूर संघ हो या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, मैं कहता हूं अपने को खपाकर भारत की इस भूमि में अपना पूरा जीवन अर्पित जो किया जिन लोगों ने, जिन्हें हम लोग संघ में गीत से कहते थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार हमारे संस्थापक थे, तो हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है। संघ के प्रचारक वैसे चलते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने वर्धा शिविर में जाकर उनकी तारीफ की। 1962 के युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रशंसा की कि किस ढंग से संघ ने किया। 1963 में 26 जनवरी को उनको गणतंत्र दिवस परेड मारने का मौका दिया गया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो भारतीय जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरु जी को भी बुलाया। इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर का डाक टिकट जारी किया। विवेकानंद पे उन्होंने संघ के अधिकारियों के साथ अपना वो शेयर किया। लोगों को नहीं याद होगा 83 में मीनाक्षीपुरम के धर्मांतरण के मुद्दे पे इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और श्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए तो अपने मुंह से बोलते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। और श्री प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पे गए। समस्या यहां पर कांग्रेस में भी नहीं थी, ये वर्तमान नेतृत्व की
क्षुद्र सोच की वजह से यह समस्या आई है। और जब से भारत का स्वाभिमान उभरता दिखाई पड़ा है, तब से भारत विरोधी शक्तियों के मन में जो डर आया है, उस कारण से संघ के विरुद्ध यह दुष्प्रचार विश्व मन हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा, इसे गहराई से समझने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है क्या? और एक लाइन और कह दूं रोमाना जी। जी 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 कहिए। अब एक लाइन और कह दूं रोमाना जी, एक लाइन। आदेश जी ने कहा कि भाई वो आरएसएस के साथ कुछ खटास आ गई थी, तो मैं संघ और भाजपा के संबंधों को एक शेर में कहना चाहूंगा जी कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या बात है, शानदार शेर आपने सुना दिया और किस खूबसूरती के साथ आपने आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों को यहाँ पर रख दिया इस शेर के माध्यम से। आदेश जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद अतुल जी आपके पास आ रही हूँ। आदेश नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वाह तो मुझे करनी थी। अच्छा, वो मुझे तो कर ली आपने, वाह कर ली। चलूँ अतुल जी के पास। मैंने कर दी। अतुल जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर आरएसएस का ये सम्मान अगर लाल किले की प्राचीर से हुआ है, तो कहीं कांग्रेस को खटकेगा तो नहीं? मतलब अब इसको लेकर कि साहब अपनी विचारधारा बढ़ाने का काम लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इस तरीके के आरोपों के कटघरे में तो नहीं खड़े करने वाले आप लोग पीएम को? ऐसा है कि इतिहास की बात निकली है, तो इतिहास की बात मैं भी बता दूं। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। गाना याद है क्या? वो भी एक शेर ही है। ये आरएसएस को बहुत लागू पड़ता है। जब देश आजाद हुआ था और देश ने तिरंगा और संविधान स्वीकारा था, तो उसे नकारा था किसने? आरएसएस ने। और ये तो लिखित है उनके ऑर्गेनाइजर में और पंचचिन्ह में इसे बनाया गया है। झंडे को अशुभ कहा गया है, पैरों तले कुचला गया है। नागपुर में ऐसे कई स्थान है जहां पता चलेगा। झंडा चौक होते हैं ना, हर देश में झंडा चौक होते हैं। इसकी वजह से लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र नहीं करना चाहिए था, आरएसएस को ये सम्मान नहीं देना चाहिए था प्रधानमंत्री को। क्या कहना चाहते हैं? जी जी रोमाना जी, आपने सुधांशु को शांति से सुना, मैं भी बताता हूँ ना कुछ बातें। जी मैं भी बताता हूँ ना। अभी इन्होंने कहा कि ऐसी कोई संस्था है क्या, तो ये भूल जाते हैं कर्मवीर पाटिल को। कर्मवीर पाटिल को हम कर्मवीर इसलिए कहते थे कि रयत शिक्षण संस्था, जिसकी सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थाएं है, जहां काम करो, कमाई करो और सीखो। कमवा नहीं शिका ऐसे मराठी में है, जहां पर मार्शल के जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग, आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े नेता जो है वो रयत शिक्षण संस्था से आए हैं। दूसरी थी एक शिवाजी शिक्षण संस्था, जो पंजाबराव देशमुख ने, भारत के पहले कृषि मंत्री हैं, उन्होंने हमारे विदर्भ में खोली, जिस संस्था में मैं भी पढ़ा हूँ। तो ये सारी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। आपने अगर काम किया है तो केवल धर्म के लिए काम किया है। जो राष्ट्रवाद से प्रेरित 1919 में जो असहकार आंदोलन हुआ था, तब लोकमान्य तिलक जी के नाम से जो राष्ट्रवादी स्कूलें खोली गई थी, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, वकालत छोड़ दी, और एक स्कूल तैयार हुई जिसमें से भगत सिंह जैसे लोग, छात्र जो है वो तैयार हुए, वो राष्ट्रवादी स्कूलों की तरफ से तैयार हुए। तो ये बात कहना गलत है कि सिर्फ आरएसएस ने काम किया है। अब एक बात आप समझ लीजिए, 1952 तक उन्होंने झंडा नहीं लगाया। मैं सुधांशु से चाहता हूँ, इतनी सकारात्मकता है तो बंच ऑफ थॉट से दो चीजें निकाल दे। कल तो एक कोई अपना रागी आलाप रहा था कि 1961 में पब्लिश हुआ, फिर 1947 की बात कैसे करते हो? तो उन्हें ये पता ही नहीं है, या छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जो बंच ऑफ थॉट है वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्पीचेस बाय गोडवलकर। वो गोडवलकर के स्पीचेस का कलेक्शन है। उन्होंने कैसे कहा था कि ये हमारा कोई लड़ाई अंग्रेज से नहीं है, हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, मुसलमानों को खत्म करना है। उनके किताब के प्रीफेस में लिखा है कि इस देश के 3 शत्रु है, पहला मुस्लिम, दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा कम्युनिस्ट, जिनकी सारे नींव ही नफरत पे है। जो मुसलमानों की नफरत करते हैं और दूसरी तरफ अखंड भारत की बात करते हैं। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान को अगर मिलाया जाए तो इनका ईरान तक बोगस कहीं तक, सुनो ना अभी। जी समय कम है, क्योंकि तो सुधांशु जी अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वो कह रहे हैं फिर सुधार अगर करना है तो जो गलती हुई है इतिहास में सबसे, उसकी बात करनी चाहिए। आरएसएस की गलतियां गिना रहे हैं वो। सुधांशु जी, मुझे नहीं समझ में आता कि आरएसएस की कौन सी गलतियां गिना रहे हैं। मैंने तो आरएसएस के सेवा कार्य गिनाए। और मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ दीजिए की बात कहते हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा दिखाई इन्होंने। ये 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग स्वीकार कर लिए थे, उसकी वजह से समस्या आई थी। छोड़िए उस बात को। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज की डेट में कोई संगठन दिखाओ भाई, गांधीवादी नीतियों की बात करने वाले गांधीवादियों ने तो गांधी टोपी भी छोड़ दी, जो अपने को कहते थे। अगर गांधी का ग्राम स्वराज, गांधी का सादा जीवन, उच्च विचार, गांधी का राम राज्य अगर दिखता है तो आइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों में आरएसएस के प्रचारकों के जीवन में दिखाई पड़ता है कि केवल थोड़ा सा भोजन लेकर और पूरे खादी को धारण करके, अगर प्रधानमंत्री जी आए तब खादी की कितना कंजम्पशन बढ़ा। गांधी की खादी दिखती है
तो भाजपा और इसके आने के बाद दिखती है। और हमारे दो प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, दोनों संघ के प्रचारक, और दोनों ने दिखाया कि उन्होंने जीवन का क्षण क्षण समर्पित किया इस राष्ट्र के लिए और युवावस्था से संकल्प लेकर। और मैं इस समय देखिए कोई नकारात्मक बात नहीं कहना चाहता। रोमाना जी, इतिहास की बात करें तो कांग्रेस स्थापित किसके द्वारा हुई? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और शुरुआत के कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम हो सकता अतुल जी को पता हो तो बताना नहीं चाहेंगे, और ना पता हो तो मैं बता दूं, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, ये सब ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1909 में जब वीर सावरकर को 1910 में जिस समय 2 जन्मों का कारावास सुनाया गया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट था। सर अब छोड़िए उन बातों में क्या रखा हुआ है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद 1947 तक 15-16 साल में केवल 42 तक अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो फिर आत्मनिर्भरता ही वो रास्ता है जिस पर आगे बढ़ के हम ये संकल्प सिद्ध कर सकते हैं विकसित भारत वाला।